हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। 1 नवंबर 2025 सैटरडे यानी शनिवार का दिन और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस की आईना सीरीज़ लेकर मैं शांतनु सनवाल एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, हम लोग आज के न्यूज़पेपर पर चलते हैं और आज के जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो हम लोग देखते हैं। तो ये हमारा आज का न्यूज़पेपर है ना। और यहाँ पर इंडिया और अमेरिका के बीच में डिफेंस फ्रेमवर्क 10 साल के एक डिफेंस पार्टनरशिप को लेकर एक यहाँ पर डीलिंग जो है वो हुई है। ठीक है, तो इसमें मतलब 10 साल तक दोनों देश जो है वो एक दूसरे को मदद करेंगे डिफेंस के क्षेत्र में, है ना। और भारत जो है वो अमेरिका से क्या क्या खरीदेगा। ठीक है, 10 साल का डिफेंस पैक्ट, इसको लेकर यहाँ पर बातें दी गई हैं, बट नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जो इसकी छोटी छोटी चीज़ें आती हैं वो हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। जैसे कि इंडिया ने ये डील किया हुआ है कि जो LCA है, ठीक है, जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है दैट इज तेजस MK2, उसके लिए जो GE414 जेट इंजन है वो इंडिया में बनाए जाएंगे। इस तरीके की बातें हम लोग पहले कर चुके हैं, बट मैं आपके साथ इसको एक बार शेयर कर दूंगा, आप लोग पढ़ ज़रूर लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं। बीच के पेजेस में सच कोई खास न्यूज़ आज नहीं है, सीधे हमें एक्सप्लेन पेज पर ही आना है और वहाँ पर भी हमें एक आर्टिकल देखना है आज। ठीक है, तो उसकी हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। दिस इज़ द आर्टिकल जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, डिकोडिंग इंडियाज़ प्रोजेक्टेड GDP। ठीक है, अब ये प्रोजेक्टेड GDP को लेकर यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, देखिए। सबसे पहले अभी हुआ क्या, अभी पिछले हफ्ते जर्मनी की जो राजधानी है दैट इज़ बर्लिन। ठीक है, जर्मनी की राजधानी बर्लिन में हर साल एक ग्लोबल डायलॉग होता है। ठीक है, तो बर्लिन ग्लोबल डायलॉग हर साल होता है, एनुअल होता है। तो पिछले हफ्ते जब ये हुआ तो इस दौरान हमारे जो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं दैट इज़ पीयूष गोयल, उन्होंने यहाँ पर ये कहा, ठीक है, कि भारत जो है, वैसे मैंने आपको ये बताया भी था कि भारत जो है कोई भी व्यापार समझौता या जो ट्रेड डील है वो बिना किसी ड्यूरेस के करता है। ड्यूरेस का मतलब होता है कि बिना किसी के दबाव में आके या बिना किसी की धमकी सुने हुए हम उस तरीके की ट्रेड डील्स करते हैं। ठीक है, ऐसा इन्होंने कहा कि इंडिया जो है वो किसी भी दबाव में आए बिना कोई भी ट्रेड डील करता है। ठीक है, अब साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा, मतलब जो इनकी लैंग्वेज थी वो ये थी लैंग्वेज कि वी डोंट डू डील्स इन अ हरी, कि हम कोई भी जो डील है वो जल्दबाजी में नहीं करते हैं, और वी डोंट डू डील्स विद डेडलाइंस और विद अ गन ऑन आवर हेड। ठीक है, हम कोई भी ऐसी डील नहीं है जो किसी डेडलाइन के साथ करते हैं कि हमें इस दिन तक ये डील पूरी कर लेनी है, ऐसा नहीं है। ठीक है, और हम कोई भी डील ऐसी भी नहीं करते कि हमारे हेड पे, हमारे माथे पे, हमारी कनपट्टी जिसको बोलते हैं, उस पर गन रखी हुई है, बंदूक रखी हुई है और तब हमसे कोई डील कराई जा रही है। मतलब जोर ज़बरदस्ती में हम इस तरह की कोई भी डील नहीं करते, ये इनका कहना था। ठीक है, अब यहाँ पर जो इन्होंने इंडिया का ये अप्रोच है कि हम बिना किसी के दबाव में आके या बिना किसी से डरे हुए इस तरीके की डील करते हैं, उसके पीछे जो इन्होंने रीज़न दिया, इन्होंने वो दिया कि वी वुड लाइक टू रियली लुक एट द लॉन्ग टर्म। ठीक है, कि हम अभी की बात नहीं कर रहे हैं, हम अपने देश को, जो आज हमारे देश की स्थिति है, हम उस बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं। ठीक है, हम ये कह रहे हैं कि आज से 20-25 साल के बाद हमारा देश जो है वो $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगा, ऐसा इन्होंने कहा। ठीक है, कि आज से 20-25 साल के बाद हमारा देश जो है वो $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगा, और इसी के हिसाब से जो है हम फ्यूचर में नेगोशिएट करेंगे। मतलब आप ये मत समझिए कि भारत जो है वो एक छोटा सा देश है, इसके साथ जो भी जोर ज़बरदस्ती की जाएगी, इसको डराया धमकाया जाएगा और कोई भी ट्रेड डील की जाएगी, है ना, वो हम नहीं करेंगे। हम आज की बात नहीं कर रहे हैं, हम लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं कि आने वाले 20-25 सालों के बाद भारत जो है वो भी एक $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगा। ये इन्होंने यहाँ पर हमारी इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था के बारे में प्रोजेक्शन दिए। ठीक हो गया, उन्होंने यही कहा है कि ट्रेड डील इज इन द लॉन्ग टर्म एंड वी हैव टू रिकॉग्नाइज द फ्यूचर एंड गेट द बेस्ट डील। कि जो ट्रेड डील्स होती हैं वो कोई ऐसा तो है नहीं कि 1 साल के लिए, 2 साल के लिए हो रही है, लंबे समय के लिए होती है, 10, 15, 20 साल, 50 साल के लिए ट्रेड डील्स होती हैं, और हमें जो है वो फ्यूचर को रिकॉग्नाइज करना चाहिए और उसके हिसाब से बेस्ट डील जो है वो करनी चाहिए। ठीक है, ये इनकी यहाँ पर बात थी। अब यहाँ पर जो की पॉइंट है, जो मुख्य बात है वो ये है कि इंडिया की इकोनॉमी जो है वो इज़ गोइंग फ्रॉम स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ। मतलब इंडिया की इकोनॉमी जो है वो काफ़ी अच्छी चल रही है
और इवन दो एट द मोमेंट द यूएस इकोनॉमी इज ऑलमोस्ट 8 टाइम्स द साइज ऑफ इंडियाज इकोनॉमी। आज की डेट में अगर हम बात करें तो अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था या इकोनॉमी है वो इंडिया से लगभग 8 गुना बड़ी है, ठीक है। लेकिन इन द कमिंग 25 ईयर्स, आने वाले 25 सालों में ये जो गैप है इंडिया और अमेरिका की इकोनॉमी के बीच में, ये कम हो जाएगा, नैरो हो जाएगा, ऐसा इनका यहाँ पर कहना है, ठीक है। सब्सटेंशियली ये गैप नैरो हो जाएगा। एज सच देयर इज नो रीजन टू कंसिडर इंडिया वीक व्हेन इन द लॉन्ग टर्म इंडियाज इकोनॉमी विल बिकम $30 ट्रिलियन, रफली द सेम लेवल एज द यूएस इज एट द प्रेजेंट। तो इसलिए आज के हिसाब से देखते हुए भारत को कमज़ोर समझने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में अगर हम देखें, है ना, तो इंडिया की जो इकोनॉमी है वो लगभग $30 ट्रिलियन के आसपास होगी, जितना अभी अमेरिका की इकोनॉमी है, ठीक है। तो इस टाइप के प्रोजेक्शन इन्होंने किए। अब यहाँ पर लिखा है कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है ना, मतलब जो हमारी विकास दर है और जो साइज़ ऑफ द इकोनॉमी है, जितना अर्थव्यवस्था का हमारा पूरा साइज़ है, अगर हम भले वो प्रोजेक्टेड की बात भी कर रहे हैं कि 20-25 साल के बाद $30 ट्रिलियन की हो जाएगी, दे आर द बिग इनफ वेरिएबल्स डिटरमाइनिंग इंडियाज ट्रेडिंग इंस्टांस, इट इज़ वर्थ एग्जामिनिंग हाउ लाइकली इट इज़ फॉर इंडिया टू बिकम $30 ट्रिलियन इकोनॉमी। तो बेसिकली हम लोग इस आर्टिकल में ये देखेंगे कि ये जो $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने की बात कही है वो बनेगी कैसे, क्या मतलब वो जो इन्होंने प्रोजेक्शन दिया है क्या वो रियलिस्टिक भी है ना, तो उस बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो वही लिखा है कि इट इज़ वर्थ एग्जामिनिंग कि हाउ लाइकली इट इज़ फॉर इंडिया टू बिकम $30 ट्रिलियन इकोनॉमी, कि कितना इस बात की उम्मीद है कि भारत जो है वो $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, जिसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो, सबसे पहली बात तो ये कि साइज ऑफ द इकोनॉमी का मतलब क्या होता है ना, ये बात हम बहुत बार पहले भी कर चुके हैं कि इकोनॉमी, किसी भी इकोनॉमी के साइज़ का मतलब होता है उस देश का, उस इकोनॉमी का जो एनुअल जीडीपी है, ठीक है, जो सालाना सकल घरेलू उत्पाद होता है, एनुअल जीडीपी है वो। और जीडीपी क्या होती है ना, ये तो हमें पता ही है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री, ठीक है, कि किसी भी देश की बाउंड्री के अंदर, ठीक है, देश की सीमा के अंदर जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहा है उसकी जो टोटल मार्केट वैल्यू है वो विद इन अ ईयर, एक साल के अंदर पूरे देश में जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहा है उसकी मार्केट वैल्यू कहलाती है जीडीपी, ठीक है। अब द साइज ऑफ द इकोनॉमी गिव्स अस अ सेंस ऑफ द ओवरऑल हेफ्ट ऑफ द इकोनॉमी इन द ग्लोबल अफेयर्स, इट इज़ अ वे टू कीप स्कोर। इसका मतलब ये है कि किसी भी देश की जो अर्थव्यवस्था का साइज है वो ये बताता है कि उस इकोनॉमी की या उस देश की जो अर्थव्यवस्था है उसका दुनिया में कितना, आप कह सकते हैं, रुतबा है, ठीक है, या क्या पोजीशन है, ठीक है, उसको हेफ्ट कहा जाता है। अब देखो, दैट्स बिकॉज इफ एन इकोनॉमी प्रोड्यूसेस मोर और स्पेंड मोर डिपेंडिंग ऑन हाउ यू कैलकुलेट जीडीपी, इट इंडिकेट्स द रिलेटिव प्रॉस्पेरिटी एंड इकोनॉमिक वाइटलिटी ऑफ दैट इकोनॉमी ऑफ दैट कंट्री, ठीक है, कि जितना भी किसी देश में अगर इकोनॉमी ज़्यादा प्रोड्यूस कर रही है या ज़्यादा स्पेंड कर रही है, डिपेंडिंग अपॉन कि आप जीडीपी को कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, जीडीपी बाय इनकम मेथड होता है, जीडीपी बाय एक्सपेंडिचर मेथड होता है, ठीक है, या फिर जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं उसकी मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करके भी आप जीडीपी निकाल सकते हैं। तो किस तरीके से आप इकोनॉमी को कैलकुलेट कर रहे हैं, है ना, प्रोडक्शन देख के या स्पेंडिंग देख के, उससे जितना अगर कोई इकोनॉमी ज़्यादा प्रोड्यूस करेगी मतलब उसकी जीडीपी ज़्यादा होगी, या ज़्यादा खर्च करेगी तो भी जीडीपी ज़्यादा है। तो इसका मतलब क्या है कि वो देश उतना ही ज़्यादा क्या है, प्रॉस्पेरस है ना, बाकी देशों के कंपैरिजन में रिलेटिव प्रॉस्पेरिटी है और उतना ही ज़्यादा वो इकोनॉमिकली वाइटल है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर बताया गया है कि 2024 के अंत में, ठीक है, मतलब लास्ट ईयर, पिछले साल 2024 के अंत में जो अमेरिका की जीडीपी है वो लगभग कितनी थी, $29.2 ट्रिलियन। अब यहाँ पर दिसंबर की बात इसलिए की गई है क्योंकि जैसे हमारे देश में फाइनेंशियल ईयर अप्रैल टू मार्च चलता है, वहाँ ऐसा नहीं है, ठीक है, वहाँ कैलेंडर ईयर के हिसाब से बात होती है। तो दिसंबर 2024 के अंत में अमेरिका की जो जीडीपी थी वो $29.2 ट्रिलियन थी, ठीक है। और वहीं अगर हम 2023 के फाइनेंशियल ईयर की, 2024 के फाइनेंशियल ईयर की बात करें इंडिया में, ठीक है, यानी कि अप्रैल 2023 से लेकर मार्च 2024 के बीच में, तो इंडिया की जो जीडीपी है, ठीक है, हम इसको इंडिया की जीडीपी की अगर बात करें तो ये थी लगभग $3.9 ट्रिलियन, ठीक हो गया। अमेरिका की $29.2 ट्रिलियन, इंडिया की $3.9 ट्रिलियन, ठीक है, ये करंट डेटा हो गया। अब अगर हम बात करें अमेरिका के एक स्टेट है दैट इज कैलिफोर्निया, उसकी जीडीपी ही 2024 में $4.1 ट्रिलियन है। मतलब हमारे पूरे इंडिया देश से ज़्यादा इकोनॉमी किसकी है,
कैलिफोर्निया की, जो एक यूएस की स्टेट है। ठीक है, ये बात समझ गए। अब आगे लिखा हुआ है, एक एनालॉजी इन्होंने दी है, हालांकि ये खुद ही कह रहे हैं कि ये एनालॉजी जो है वो इम्परफेक्ट है, लेकिन थोड़ा सा समझने के लिए उन्होंने ये कहा है कि जीडीपी को आप इस तरीके से भी मान सकते हैं, ठीक है, कि किसी टीम के द्वारा, लेट्स से कोई क्रिकेट टीम है, वो पूरे साल भर में कितने रन बनाती है, अलग अलग मैचेस खेलती है ना, कितने टोटल रन या ओवरऑल रन बनाती है, वो जीडीपी हो गई। ठीक है, इट वुड स्टैंड टू रीजन दैट द टीम दैट स्कोर सब्सटेंशियली मोर देन अदर्स थ्रू आउट द ईयर वुड एंड अप विनिंग मोर मैचेस एंड कुड बी जज्ड एज अ स्ट्रॉन्गेस्ट टीम। ठीक है, यानी कि जिस टीम ने, अब आप सारी टीम्स का निकालेंगे कि हर टीम ने साल भर में कितने मैचेस खेले और उन्होंने टोटल रन्स कितने बनाए, है ना, और जिस टीम ने सबसे ज़्यादा रन बनाए होंगे तो ये माना जा सकता है कि उस टीम ने सबसे ज़्यादा मैचेस भी जीते होंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं। हालांकि ऐसा होता नहीं है एक्चुअल में, ठीक है, वो मतलब साल भर का अगर आप ऐसे निकालेंगे जोड़ जोड़ के तो ऐसा नहीं होता कि जिस टीम ने सबसे ज़्यादा रन बनाए हो वो टीम सबसे ज़्यादा मैच जीती हो। दैट्स नॉट रियलिस्टिकली पॉसिबल, है ना। वो कहीं कहीं पर, क्योंकि होता है कि किसी मैच को टीम ने मान लीजिए ज़्यादा रनों के अंतर से जीता है और किसी मैच में मान लीजिए टीम जो है वो कम अंतर से हार गई है, तो वो चीज़ अलग है। ठीक है, वी आर नॉट गोइंग इनटू दैट, बट जो उन्होंने यहाँ पर कहा है इसका मतलब वही है कि अगर कोई क्रिकेट टीम साल भर में सबसे ज़्यादा रन बनाती है तो इसका मतलब ये मान सकते हैं कि वो सबसे ज़्यादा मैचेस जीती होगी, है ना, और वो सबसे ज़्यादा क्या है, स्ट्रॉन्गर टीम है। ठीक है, हालांकि ये खुद ही कह रहे हैं कि इस तरीके की एनालॉजी जो है वो इम्परफेक्ट है, लेकिन जस्ट इन्होंने एक रेफरेंस दे दिया वहाँ से। अब देखो जीडीपी कैलकुलेट कैसे होती है ग्लोबल कंटेक्स्ट में। अगर हम बात करें, हम अपने देश की स्तर में बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जब हमें कंपैरिजन करना है पूरे दुनिया के देशों के साथ तो हमें एक कॉमन उसमें यूनिट में मेजर करना पड़ेगा जीडीपी को। ठीक है, तो ग्लोबल कंटेक्स्ट में किसी भी देश की जो जीडीपी है उसको यूएस के डॉलर टर्म्स में मेजर किया जाता है ना, ताकि उनको सबको आपस में कंपेयर किया जा सके। तो यानी कि पहले हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हमें अपने देश की जीडीपी डॉलर के टर्म्स में चाहिए तो ऑब्वियस सी बात है हमारे देश में डॉलर तो चलता नहीं है, तो हम पहले क्या करेंगे, अपने देश की जीडीपी को कैलकुलेट करेंगे रुपये के टर्म्स में, है ना। ठीक है, यानी कि जिस हिसाब से हम लोग ग्राउंड पर मतलब ऑब्जर्व करते हैं ग्राउंड रियलिटी के हिसाब से, और उसके बाद फिर हम उसको डॉलर रुपये का जो एक्सचेंज रेट है, जो कन्वर्जन रेट है, उससे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो तब हमें यूएस डॉलर के टर्म्स में जो है वो जीडीपी मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ तक बात समझे कि पहले क्या करना है, जीडीपी को डॉलर के टर्म्स में निकालने के लिए पहले हम अपने रुपये के टर्म्स में निकालेंगे, उसके बाद उसको जो रुपये और डॉलर का एक्सचेंज रेट है उससे डिवाइड करेंगे, तो हमारी जो जीडीपी है वो डॉलर के टर्म्स में आ जाएगी। ठीक, और दूसरी बात अब ये भी कि जीडीपी कैलकुलेट करेंगे कौन सी, क्योंकि दो तरीके की जीडीपी होती है ना, एक होती है नॉमिनल जीडीपी, एक होती है रियल जीडीपी। ठीक है, तो बात यहाँ पर होती है नॉमिनल जीडीपी की। नॉमिनल जीडीपी का मतलब होता है जीडीपी एट करंट प्राइसेस, है ना, उसमें बेसिकली हम इन्फ्लेशन का इफेक्ट को निगलेक्ट करते हैं। ठीक है, और दूसरा होता है जो एडजस्टेड इन्फ्लेशन एडजस्टेड होती है, उसको कहा जाता है रियल इकोनॉमी, रियल जीडीपी। ठीक है, वो बेसिकली एक बेस प्राइस के आधार पर होता है, क्योंकि आप मान लीजिए लेट्स से फॉर एग्जांपल, अगर मैं छोटा सा एक यहाँ पर आपको वैल्यूज़ लिख के कुछ एग्जांपल देने की कोशिश करूँ, लेट्स से, ठीक है, लेट्स से अगर मैं जस्ट एक नॉर्मल ईयर्स की बात करता हूँ, ठीक है, लेट्स से 2024 में, ठीक है, लेट्स से 2024 में 100 यूनिट्स प्रोड्यूस हुए हैं। ठीक है, पूरी कंट्री में कितने यूनिट्स प्रोड्यूस हुए हैं, 100 यूनिट्स। ठीक, और एक यूनिट का प्राइस है, लेट्स से एक यूनिट का प्राइस है लेट्स से ₹10। ठीक है, लेट्स से ₹10 है, तो ओवरऑल जो जीडीपी है वो कितनी हो जाएगी, 100 यूनिट्स प्रोड्यूस हुए हैं, एक यूनिट का प्राइस है ₹10, तो टोटल जीडीपी हो जाएगी 1000 रुपीज़ की। समझ गए बात। ठीक, और वहीं अगर हम बात करें 2025 की, लेट्स से 2025 की, तो लेट्स से यूनिट बनी है, लेट्स से अभी भी 100 यूनिट्स ही बनी है। ठीक है, बनी अभी भी 100 यूनिट्स हैं, लेकिन ड्यू टू इन्फ्लेशन इस साल क्या हुआ कि एक यूनिट का प्राइस जो है वो 12 रुपये हो गया। ठीक है, बनी अभी भी 100 यूनिट्स ही हैं, लेकिन एक यूनिट का प्राइस अब हो गया 12 रुपये। तो अब जीडीपी इस हिसाब से कितनी हो जाएगी, क्योंकि जीडीपी क्या होता है, टोटल जो गुड्स प्रोड्यूस हुए हैं उनकी मार्केट वैल्यू, तो दिस विल बी इक्वल टू ₹1200। ठीक है, तो ये करंट प्राइसेस पर जीडीपी है।
अब आप देख सकते हैं कि करंट प्राइसेस पर जो जीडीपी है वो पिछले साल 1000 रुपये थी, इस बार 1200 हो गई, यानी कि देयर इज अ इंक्रीज ऑफ 20%। लेकिन आप ये देख सकते हैं कि क्या गुड्स प्रोड्यूस जो हैं वो बढ़े हैं? नहीं। पिछले साल भी 100 यूनिट्स ही गुड प्रोड्यूस हुए थे, इस साल भी 100 ही हुए हैं, लेकिन जीडीपी बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक यूनिट का प्राइस 10 रुपये था, यहाँ पर एक यूनिट का प्राइस 12 रुपये हो चुका है, बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, महंगाई की वजह से। तो इस तरीके की जो हम जीडीपी कैलकुलेट करते हैं इसको कहा जाता है नॉमिनल जीडीपी, ठीक है, एट द करंट मार्केट प्राइस। अगर हम एक बेस प्राइस, यानी कि मान लीजिए ये 10 रुपये का ही बेस प्राइस है, उसके हिसाब से अगर हम इस साल की जीडीपी भी कैलकुलेट करते हैं तो यानी कि हमारी जीडीपी अभी भी 1000 रुपये ही आएगी, और हमें पता लगेगा कि हमारी जो जीडीपी है वो नहीं बढ़ी है, बिकॉज द प्रोडक्शन हैज़ नॉट इंक्रीज्ड। और उस तरीके की जीडीपी का कैलकुलेशन हम क्या कहेंगे? दैट इज़ अ रियल जीडीपी। ठीक है, समझ गए बात? चलिए, तो यहाँ पर वही चीज़ लिखी गई है। इसके बाद आगे बात करें तो हम यहाँ पर नॉमिनल जीडीपी कैलकुलेट करेंगे, पहले रुपये के टर्म्स में, फिर उसको जो डॉलर और रुपये का एक्सचेंज रेट है उससे डिवाइड करेंगे, तो वी विल गेट द जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स। ठीक है, अब देखो, इस तरीके का कोई भी प्रोजेक्शन जो जीडीपी का है उसको करने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए। पहला तो वही इंडिया की नॉमिनल जीडीपी रुपये के टर्म्स में, और दूसरा जो रुपये डॉलर एक्सचेंज रेट है उसका प्रोजेक्शन, कि रुपये डॉलर का एक्सचेंज रेट जो है वो कितना होगा, है ना। अब देखो, दोनों चीज़ें जो है वो मायने रखती हैं, क्योंकि इंडिया की अगर हम जीडीपी रुपये के टर्म्स में बात करें 2024 में तो लगभग 330 ट्रिलियन डॉलर 330 ट्रिलियन रुपीस के हिसाब से। लेकिन अगर मान लीजिए कि जो आज का एक्सचेंज रेट है, यानी कि 2024 का जो डॉलर और रुपये का एक्सचेंज रेट है, अगर वो उतना होता जितना कि रुपये और डॉलर का एक्सचेंज रेट 2014 में था, ठीक है, मतलब अगर हम बात करें कि 2014 में $1 इज इक्वल टू 65 रुपीज़ हुआ करता था, ठीक है, और आज की डेट में अगर हम बात करें, मतलब आज तो खैर और भी ज़्यादा है, 2024 की बात करें तो $1 इज इक्वल टू 84 रुपीज़। ठीक है, तो अगर हमारी जो 330 ट्रिलियन रुपीज़ की इकोनॉमी थी 2024 में, अगर एक्सचेंज रेट भी 2024 का होता, 2014 का होता लेट से, तो हमारी जीडीपी पिछले साल ही $5 ट्रिलियन की बन चुकी होती। लेकिन वो $5 ट्रिलियन की बजाय $3.9 ट्रिलियन की ही क्यों है? क्योंकि एक्सचेंज रेट भी बढ़ गया है। ठीक है ना, समझ पाए बात? तो इसलिए दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, रुपये के टर्म्स में डॉलर, रुपये के टर्म्स में नॉमिनल जीडीपी, ठीक है, और दूसरी चीज़ एक्सचेंज रेट, क्योंकि उसी से पता लगेगा कि डॉलर के टर्म्स में इकोनॉमी कितनी हो रही है। क्लियर है बात? चलो, अब आगे देखते हैं कि जो ये हमारे मंत्री जी हैं, गोयल साहब हैं, इन्होंने जो प्रोजेक्शंस किए हैं वो कितने सही हैं, कितने वैलिड हैं। अगर उसकी हम बात करें तो देखिए, प्रोजेक्शंस जो हैं वो काफ़ी वैलिड हैं। ऐसा यहाँ पर इन्होंने असेसमेंट करके बताया है कि मान लीजिए कि जो $30 ट्रिलियन का प्रोजेक्शन किया गया है कि हमारी अर्थव्यवस्था $30 ट्रिलियन की हो जाएगी, अगर हम उसको मान के चलें कि 25 साल में, 20 साल में नहीं, 25 साल में मान के चलें कि 25 साल में हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा सा आसान है कंपेरेटिवली अचीव करना। तो देखो, क्योंकि प्रोजेक्शन जो है वो अगले 25 सालों के लिए है, तो इसलिए हमें इस बात का एक सेंस लगता है कि हम ये देखते हैं कि पिछले 25 सालों में हमारी इकोनॉमी किस तरीके से ग्रो की है। अगर पिछले 25 सालों में हमारी इकोनॉमी जिस तरीके से ग्रो की है, अगर उसी रेट से, उसी रफ्तार से, ठीक है, अगर हमारी इकोनॉमी अगले 25 सालों तक भी ग्रो करती है, तो मोस्ट लाइकली है कि जो ये $30 ट्रिलियन का हमारा टारगेट है, ठीक है, या जो ये गोयल साहब ने प्रोजेक्शन किया है, ये सही हो सकता है। ठीक है, आप देखो कैसे, यहाँ पर ये बताया गया है कि पिछले 25 सालों में जो हमारी इकोनॉमी का CAGR रहा है, यानी कि जो कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट रहा है, ठीक है, कि मतलब हर साल किस हिसाब से ग्रो कर रही है, अगर उसकी हम बात करें पिछले 25 सालों में, तो ये लगभग 11.9% रहा है। पिछले 25 साल मतलब 2020 के बाद से बात कर रहे हैं। ठीक है, ठीक, और दूसरी बात, जो इंडियन रुपी है वो लगभग हर साल 2.7% डेप्रिशिएट कर रहा है, हर साल 2.7% डेप्रिशिएट कर रहा है। तो अगर हम इसके हिसाब से देखें तो if one presumes that the India's growth will be exactly the same and the rupee will depreciate exactly in the same manner over in the coming 25 years, यानी कि अगर हम, अभी तो हमने पिछले 25 साल का आंकड़ा बताया है, और मैं वही कह रहा हूँ कि अगर अगले 25 साल तक भी ग्रोथ रेट हमारी हर साल इतनी रहती है, ठीक है,
11.9% की जो CAGR है, CAGR मतलब कभी ज़्यादा हुई कभी कम हुई, बट एक एवरेज है ना, उसकी बात करें, और जो रुपये का गिरावट है, जो रुपये का डेप्रिसिएशन है, अगर वो 2.7% ही एनुअल रहता है, तो इन दोनों के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि भारत की जो GDP है वो 2048 तक, 2048 तक $50 ट्रिलियन की हो जाएगी। यानी कि आज से एग्जैक्टली 27 साल के बाद, ठीक है, 25 साल के बाद नहीं, 27 साल के बाद। अच्छा नहीं, ये कुछ अलग बताया इन्होंने, 27 साल कैसे हो सकते हैं आप मुझे बताइए। 2025 में हम लोग हैं, 2048 की बात हो रही है, तो दिस इज नॉट 27 साल, दिस इज हाउ मेनी ईयर्स, 23 ईयर्स, है ना, 23 ईयर्स फ्रॉम नाउ, 2048 में, ठीक है। ये थोड़ा सा यहाँ पर गलत हो गया, नॉट एग्जैक्टली 27 ईयर्स बट 23 ईयर्स फ्रॉम नाउ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो ये टेबल में इन्होंने बताया है, ये इसी चीज़ को बता रहे हैं, ये बेस्ड ऑन दी ग्रोथ ओवर दी पास्ट 25 ईयर्स, पिछले 25 सालों का ग्रोथ के हिसाब से बात कर रहे हैं कि 2024 में इंडिया की जो नॉमिनल GDP है रुपये के हिसाब से 330 ट्रिलियन डॉलर थी, 303 ट्रिलियन रुपीज़ थी। उस समय एक्सचेंज रेट जो है $1 इज इक्वल टू 84.6 रुपीज़ था। तो उसके हिसाब से हम इकोनॉमी को कैलकुलेट करें इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स तो $3.9 ट्रिलियन बनता है। 2025 में बात करें तो 370, ठीक है, 86.8 रुपये, 4.3 ट्रिलियन डॉलर्स। 2048 की बात करें तो 4913 इन टर्म्स ऑफ रुपीज़, 160 रुपये के आसपास उस समय डॉलर होगा, ये इनका प्रोजेक्शन है, क्योंकि अगर उसी रेट से वो डेप्रिशिएट करता है तो उसके हिसाब से हमारी $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएगी। 2054 की बात करें, इकोनॉमी फिर बढ़ेगी रुपये के टर्म्स में, एक्सचेंज रेट उस समय 188 का हो चुका होगा, वही जो सेम रेट है डेप्रिशिएशन का उसके अकॉर्डिंग, और उस समय हमारी इकोनॉमी जो है वो 51 ट्रिलियन डॉलर से ज़्यादा बड़ी हो चुकी होगी, ठीक है। ये बेसिकली पिछले 25 सालों के डेटा के आधार पर प्रोजेक्शन किया गया है। लेकिन अब ये कह रहे हैं कि अगर हम पिछले 11 सालों के हिसाब से, मतलब पिछले 11 सालों का जो रियल डेटा रहा है, यानी कि 2024 के बाद से, तब से अगर चीज़ों को कैलकुलेट करें या उसके हिसाब से अगर प्रोजेक्शंस करें और तब देखें तो क्या होगा, है ना। तो प्रॉब्लम यहाँ पर वही है कि पिछले 11 सालों से, यानी कि 2014 के बाद इंडिया का जो ग्रोथ मोमेंटम है वो थोड़ा सा कम हुआ है, ठीक है। यानी कि पिछले 11 सालों का जो हमारे नॉमिनल GDP का CAGR है, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, वो 10.3% है, जहां पिछले 25 सालों में 11.9 है, यहां पर 10.3 है, ठीक है। यानी कि ग्रोथ रेट हमारी GDP का कम हो गया, पहली चीज़। और दूसरी बात यह है कि रुपये का जो डेप्रिसिएशन है वो बढ़ गया है, ठीक है। वहां पर रुपये का डेप्रिसिएशन 2.7% है ना, यानी कि रुपया जो है वो डॉलर के मुकाबले हर साल 2.7% कमज़ोर हो रहा है, लेकिन यहाँ पर वो जो डेप्रिसिएशन रेट है वो ज़्यादा है, 3.08% है, ठीक है। तो इसके हिसाब से हमारी जो इकोनॉमी है उसको $30 ट्रिलियन तक पहुँचने में ज़्यादा टाइम लगेगा, है ना। तो इसलिए वही लिखा है कि इकोनॉमी जो है वो थोड़ा सा स्लाइटली स्लोअर रेट में चल रही है, क्योंकि ग्रोथ रेट कम है, और रुपये का डेप्रिसिएशन जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा तेज़ी से हो रहा है, ठीक है। तो अगर पिछले 25 सालों के डेटा के बजाय अगर हम पिछले 11 सालों के डेटा से आगे चलते हैं तो हमारा जो GDP का फोरकास्ट है वो थोड़ा सा ऑफ ट्रैक हो जाएगा, ठीक है। इंडिया की GDP जो है उस हिसाब से अगर देखेंगे तो 30 ट्रिलियन का मार्क क्रॉस करेगी 2055 में, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर ये जो दूसरी टेबल दी गई है ये पिछले 11 सालों के ग्रोथ के हिसाब से प्रोजेक्शंस किया गया है, ठीक है। 330 ये तो ठीक ही है ना, अगर इसको ऐसे देखें 2024 में 330, 84.6 तो 3.9 ये तो हो चुका है। 2025 की बात करें तो 365, क्योंकि ग्रोथ रेट कम हो गई। डेप्रिसिएशन रेट यहाँ पर देखो 86.8 है, ये बढ़ गया क्योंकि डेप्रिसिएशन यहाँ पर ज़्यादा हो रहा है, तो उसके हिसाब से 4.2। 2048 की बात करें तो यहाँ पर देखो 4913, यहाँ पर 3477 क्योंकि कम है। रुपया यहाँ पर 160, यहाँ पर $1 इक्वल टू 175 रुपीज़, क्योंकि डेप्रिसिएशन ज़्यादा है, तो $19.9 तक हम पहुँच पाएंगे, $19.9 ट्रिलियन तक। और 2054 की बात करें तो हम लगभग 2054 में भी $30 ट्रिलियन नहीं पहुँचा, 2055 में पहुँचेगा इसके हिसाब से, ठीक है। ये बात आप समझे। अब इसके बाद देखो आगे लिखा है कि क्या ये जो अंतर है 25 साल के डेटा के हिसाब से या 11 साल के डेटा के हिसाब से, क्या वो डाइवर्जेंस या अंतर इतना बड़ा है। तो यहाँ पर लिखा है कि एज फार एज प्रोजेक्शंस गो एंड दैट टू सो फार इन द फ्यूचर द डिफरेंस इन टाइमलाइंस इज अराउंड 7 to 8 ईयर्स, ठीक है। 7 से 8 साल का अंतर दिख रहा है,
क्योंकि 2048 में हो जाएगी अगर हम पिछले 25 साल के डेटा के हिसाब से बात करें, और पिछले 11 साल के डेटा के हिसाब से बात करें या पिछले 11 साल की तरह ही हमारा अगर ग्रोथ रेट रहा, रुपये का डेप्रिसिएशन रहा, तो 2055 में पहुंचेंगे। तो 7 से 8 साल का डिफरेंस है। तो हालांकि एक ऐसे देश के लिए जो जिसका अस्तित्व हज़ारों साल पुराना है, उसके लिए 7-8 साल का अंतर वैसे कहें तो बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन हार्ड मनी टर्म्स में अगर बात करें तो डिफरेंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। 7-8 साल बहुत होते हैं, ठीक है। 2025 में अगर हम देखें तो पिछले 25 सालों के हिसाब से अगर हम ग्रोथ रेट की बात करें तो हमारी इकोनॉमी जो है वो एज़ कम्पेयर टू पिछले 11 साल के हिसाब से अगर ग्रोथ देखें तो 75% बड़ी होगी। आप देखो इस चीज़ को, यहाँ पर समझो, यहाँ पर ये चीज़ दी गई है कि अगर हम ये वाला डेटा देखें, ठीक है, ये वाला डेटा अगर देखें जिसमें बात हो रही है 25 साल के हिसाब से, तो उस समय 2055 में हमारी इकोनॉमी $51 ट्रिलियन की है, ठीक है। और अगर इसके हिसाब से बात करें पिछले 11 साल के हिसाब से, तो हमारी इकोनॉमी 30 भी नहीं पहुंची, अभी लगभग 29 के आसपास है। तो ये वाली वैल्यू इससे 75% ज़्यादा है, ठीक है। तो वैसे डिफरेंस आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा नहीं है, 7-8 साल का ही तो डिफरेंस है कि 30 ट्रिलियन यहाँ 48 में पहुँच रहे हैं तो यहाँ 55 में पहुँच रहे हैं, क्या फ़र्क पड़ रहा है। लेकिन अगर आप उस हिसाब से देखें, क्योंकि चीज़ें जो है वो कंपाउंड होती हैं, है ना, तो इस हिसाब से देखें तो इस इकोनॉमी, ये वाली इकोनॉमी इससे 75% बड़ी है, पौने दोगुना है, पौने दोगुना, ठीक है। समझ गए बात। वही चीज़, वही डाइवर्जेंस यहाँ पर भी दिखाया गया है कि ये डाइवर्जेंस जो है वो छोटा है, लेकिन जैसे जैसे ईयर्स बढ़ते जाएंगे ये डाइवर्जेंस बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। यानी कि लगभग आप कह सकते हैं कि 2055 में बात करें तो $31.9 ट्रिलियन होगा अगर पिछले 11 साल के हिसाब से ग्रोथ रेट हुई, और पिछले 25 साल के हिसाब से हुई तो लगभग $56 ट्रिलियन के आसपास पहुंच जाएगा, ठीक है। समझ रहे हैं बात। चलो अब आगे बात करते हैं कि इस पूरी कहानी का जो कंक्लूजन है या जो अपशॉर्ट है, जो निष्कर्ष है, वो क्या है। ये एनालिसिस, जो डेटा एनालिसिस है, वो हमें ये दिखाता है कि हर डिकेड का जो परफॉर्मेंस है वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन जब हम लॉन्ग टर्म में प्रोजेक्शन की बात करते हैं तो इवन इनसिग्निफिकेंट लुकिंग चेंजेस इन ग्रोथ रेट्स कैन हैव अ बिग डिफरेंस। लेकिन जो ऐसा ग्रोथ रेट में इनसिग्निफिकेंट लुकिंग चेंजेस है, जैसे हमने कहा कि 11.9 से ग्रो कर रही है, 10.3 से ग्रो कर रही है, हमने कहा कि 1-1.5% का ही अंतर है, बट वो लॉन्ग टर्म में वो डिफरेंस बहुत बड़ा हो जाता है, ठीक है। वाइल इट इज़ ट्रू दैट एज एन इकोनॉमी ग्रोज इट्स ग्रोथ रेट मॉडरेट्स, ठीक है। ये होता है कि कोई भी इकोनॉमी जैसे जैसे जितनी बड़ी होती जाती है उसका ग्रोथ रेट, मतलब ऐसा नहीं है कि हमेशा वो 10-12% से ही ग्रो करेगी, ग्रोथ रेट थोड़ा सा कम हो जाता है। लेकिन इंडिया जो है वो अभी भी बहुत छोटी इकोनॉमी है अगर हम कंपेयर कर रहे हैं यूएस और चाइना से, ठीक है। हम भले ही ये कहते रहते हैं कि हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं, चौथी सबसे बड़ी बन गए हैं, तीसरी बन जाएंगे, लेकिन उससे ऊपर, तीसरी से ऊपर पायदान पे जाना, सेकंड और फर्स्ट पे पहुंचना, वो इन द नियर फ्यूचर तो कहीं नहीं दिख रहा, ठीक है। तो वही ये कह रहे हैं कि इंडिया जो है वो काफ़ी छोटा है कंपेयर टू जब हम बात करते हैं विद यूएस एंड चाइना, ठीक है। नॉट विद अंडरस्टैंडिंग इट्स रैंकिंग अमंग द कंट्रीज, ठीक है। मतलब वही कि बाकी देशों के तुलना में जब हम अपनी रैंकिंग की बात करते हैं कि थर्ड हैं, फोर्थ हैं, लेकिन अमेरिका और चाइना के कंपैरिजन में हम बहुत छोटे हैं, ठीक है। कि हमारा जो ग्रोथ रेट है उसको हम डिसेलरेट नहीं होने दे सकते। बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हो जाएं तो ग्रोथ रेट थोड़ा सा कम हो जाता है ना, कि 10% से नहीं कर रहा ग्रोथ तो 9.5 से कर रहा है, 8 से कर रहा है, 8.5 से कर रहा है, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमारी जितनी साइज़ है इकोनॉमी का, उस हिसाब से अगर हमारा ग्रोथ रेट कम होता चला गया तो हमारे लिए ये प्रॉब्लम है, ठीक है। अगर इंडिया को जो है वो इन प्रोजेक्शंस को सीरियसली लेना है तो हमें अपना ग्रोथ रेट जो है वो बढ़ाना होगा, सीधी सी बात, ठीक है। और किस ग्रोथ रेट के हिसाब से हम कब तक ये $30 ट्रिलियन पहुँच सकते हैं वो हमने यहाँ पर देख लिया। क्लियर है। चलिए, तो आई होप आपको आर्टिकल समझ में आया होगा, है ना। बाकी तो ऐसा आज कोई और खास आर्टिकल है नहीं, वो अमेरिका और जो डिफेंस पैक्ट हुआ है उसको लेकर मैं आर्टिकल शेयर कर दूंगा, एक बार जस्ट रीड कर लेना, ठीक है। चलिए, क्लियर है बात। चलो, बाकी यहाँ पर एक छोटा सा आर्टिकल दिया हुआ है, वैसे नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट, बस यही कह रहे हैं कि ट्रंप ने जो टैरिफ लगाए हैं पूरे दुनिया के ऊपर, दुनिया के देशों के ऊपर, उससे सबसे ज़्यादा जो असर हो रहा है या जो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है वो यूएस के ऊपर ही पड़ रहा है, ठीक है। कि रियल जीडीपी का जो चेंज है लॉन्ग टर्म में हम बात करें तो सबसे ज़्यादा नुकसान उसका अमेरिका को ही उठाना पड़ेगा, ये यहाँ पर कहा गया है। इसको भी शेयर कर दूंगा, चलो इसको भी पढ़ लेना एक बार, ठीक है।
लेकिन मैं चाहूँगा कि प्लीज़ जो भी आर्टिकल्स मैं आपके साथ शेयर करता हूँ उसको एक बार आप ज़रूर पढ़ें, ठीक है। चलो, और बाकी जाने से पहले मैं आपको एक बार फिर से याद दिला दूँ कि आप में से जो भी लोग इस साल यानी कि 2026 का प्रीलिम्स देंगे उनके लिए हमारे पास एक टेस्ट सीरीज़ है 51 टेस्ट की, जीएस और करंट अफेयर्स की, ठीक है। अलग अलग टेस्ट आपको इसमें इस तरीके से मिल रहे हैं। 60 टेस्ट एनसीईआरटी बेस्ड हैं, बाकी जीएस के सेक्शनल और फुल टेस्ट मिल जाएंगे आपको 20 जो है वो मंथली करंट अफेयर्स के टेस्ट मिलेंगे, है ना, जनवरी के पूरे और जनवरी से लेकर दिसंबर 2025 के, और फिर जनवरी से लेकर अप्रैल के 2026 के, ठीक है। और 4 इसमें फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे। और फर्स्ट 25 स्टूडेंट्स के लिए जो है इसका प्राइस रखा गया है ओनली 599 रुपीज़। तो आप में से जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं वो इसको जल्द से जल्द ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी होती है तो यहाँ पर जो ये व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 9150449990, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो अगर आपको आज का सेशन पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके जो भी डाउट्स हैं, जो क्वेरीज हैं, वो आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिल सके। और साथ ही साथ हमारा जो करंट अफेयर्स ओकुल टेलीग्राम चैनल है इसको ज़रूर ज्वाइन करें फॉर हाईलाइटेड आर्टिकल्स एंड अदर इन्फॉर्मेशंस। इसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, या फिर आप इसको करंट अफेयर्स ओकुल सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं, या इस QR कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर से मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।